हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था, आपने देखा कि फेजर क्या होते हैं, फेजर डायग्राम क्या है, रेजिस्टेंस का बिहेवियर कैसा होता है। जब भी किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो उसकी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में या किसी भी ऐसी सर्किट में केवल प्योर इंडक्टेंस लगा हो जिसका ओमिक रेजिस्टेंस 0 हो तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसमें हम करंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालें, उसमें हम फेज डिफरेंस कैसे निकालें, उसमें क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे या कुछ डिफरेंट होगा। तो ये डिस्कशन अब हम इस क्लास में करेंगे। तो अब हम इंडक्टर की बात करेंगे। किसकी इंडक्टर की बात करेंगे? एक ऐसी सर्किट होगा जिसमें प्योर इंडक्टेंस लगा होगा, उसमें हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे और उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं ऐसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब हम ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जो जिसमें केवल इंडक्टेंस कनेक्ट हो और कोई सर्किट एलिमेंट ना हो। Let an alternating voltage epsilon equal to epsilon naught sin omega t is applied across a circuit containing inductance only। हमने ये कंसीडर किया कि ये कोई एक ऐसी सर्किट है जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा हुआ है, इसके क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया है। ये कोई एक इंडक्टेंस है, ये कोई एक इंडक्टर है जो किसी ऐसी सर्किट में लगा हुआ है, इसके क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल E एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया है। If di over dt is the rate of change of current in inductance, then an induced EMF EL epsilon L equal to minus L di over dt will be produced that will oppose the change in the current in the circuit। हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इंडक्टेंस का रोल तभी स्टार्ट होता है जब सर्किट में करंट चेंज होती है। तो अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो टाइम के साथ चेंज होगी डी आई ओवर डी टी रेट से, तो उस केस में इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के चेंज होने का अपोज करेगा। तो जब भी इस इंडक्टर से पास होने वाली करंट में वेरिएशन होगा डी आई अपॉन डी टी, तो इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के चेंज का अपोज करेगा, इसलिए करंट को अपने ग्रो होने में टाइम लगेगा। अब हम चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट मेंटेन रहे, तो हमें जितना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई ओवर डी टी इसके इक्वल और अपोजिट के बराबर हमें ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा, तब करंट इसमें मेंटेन रहेगी। हम चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट मेंटेन रहे, तो उस केस में हमें जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके इक्वल और अपोजिट के बराबर हमें ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मेंटेन रहेगा। देखिए, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द ईएल। मींस जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इंडक्टर के क्रॉस, अगर इसके इक्वल और अपोजिट हम अगर ईएमएफ अप्लाई करेंगे तब ये करंट मेंटेन रह पाएगी। तो हमारे द्वारा अप्लाई किया गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ होना चाहिए एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एल इक्वल होना चाहिए, तो माइनस माइनस एल डी आई ओवर डी टी इक्वल होना चाहिए। यहाँ से डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एल हो जाएगा। डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एल हो जाएगा। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो डी आई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। रीजन क्या है कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी होता है। हमें करंट फाइंड आउट करना है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है और वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आई,
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin ओमेगा t dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन di इसके 1 di होता है i की इक्वल, तो ये करंट i हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos ओमेगा t, तो जगह माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा प्लस c आ जाएगा। आपका sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ओमेगा माइनस cos ओमेगा t, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन ओमेगा cos ओमेगा t। तो यहाँ पर sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा cos ओमेगा t प्लस c। यहाँ c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पर c की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो करंट की डायमेंशन हो, और यहाँ पर c जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो भी करंट फ्लो कर रही है वो टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट का कोई करंट हो नहीं सकती। इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आइए देखें, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन ऑफ करंट। c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन करंट है, एंड इट शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट करंट इज टाइम डिपेंडेंट, सो c इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भी करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अब i क्या आ जाएगा? i इक्वल टू आपका आ जाएगा, ओमेगा को हम बाहर ले लें, यहाँ इसके l के साथ ले लें, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l cos ओमेगा t हो जाएगा। हम इसको राइट कर सकते हैं i इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l cos ओमेगा t होता है sin 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t। इस माइनस को हम इनसाइड ले जाएं, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं i इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि i की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और i मैक्सिमम कब होगी? i मैक्सिमम तब होगी, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड करंट की ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब sin ओमेगा t पर हमें देखना पड़ेगा, sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगी, और sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो i will be maximum if sin ओमेगा t minus pi by 2 maximum equal to +1। तो जब sin ओमेगा t minus pi by 2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी +1 होगी तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम करंट को हम i नॉट मान लें, तो i नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l, i नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा l। अब नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा? i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t minus pi by 2, i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t minus pi by 2। I नॉट मैक्सिमम करंट है जिसको हम करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ द करंट बोलते हैं। अब फाइनल इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा t, I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखिए, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए यहाँ माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब करंट पीछे है, किससे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से करंट पीछे है। कितना पीछे है? माइनस पाई बाई 2। कितना पीछे है? माइनस पाई बाई 2। और पीछे होने को हम लोग लैग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग करना। आगे होने को लीड होना कहते हैं, पीछे होने को लैग होना कहते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 है, e इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t है। तो इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करने पर ये क्लियर हो रहा है कि प्योर इंडक्टर में, किसी ऐसी सर्किट में जिसमें केवल प्योर इंडक्टर लगा हो, उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग बिहाइंड करती है, मींस पीछे होती है। आइए देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट करंट I लैग्स बिहाइंड। लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना, लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना। लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई एंगल पाई बाई 2 और 90 डिग्री। दोनों इक्वेशन को देखने से क्लियर है कि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है, या आप उल्टा बोलिए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है करंट से पाई बाई 2
वोल्टेज करंट से π/2 आगे है। तो इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, चाहे हम कह दें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, चाहे हम ऐसा बोले। और ये हम बोलते हैं कि करंट जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ से π/2 पीछे है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इस अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ये निकला कि जब भी किसी एसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा होगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फेज में होते हैं। वहाँ पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, लैग बिहाइंड होती है, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, और दोनों अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को साथ साथ नहीं अचीव करेंगे। आइए रिएक्टेंस देखते हैं। अब ओम्स लॉ से देखें, I इक्वल टू होता है V/R, I इक्वल टू होता है V/R। यहाँ पर I नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा L, I नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा L। बाई कंपेयरिंग वी फाइंड दैट, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो रोल यहाँ रेजिस्टेंस का है वही रोल यहाँ ओमेगा L का है। इसका मतलब ओमेगा L रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है प्योर इंडक्टर सर्किट में, लेकिन इसको रेजिस्टेंस ना करके इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। तो जब भी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटर है या इंडक्टर है ये कनेक्ट होता है, तो जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है एसी करंट के फ्लो में उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट। किसी एसी सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर के द्वारा जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस की जाती है उसे हम इंडक्टेंस, उसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। अगर वो इंडक्टर है तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, अगर वो कैपेसिटर है तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो देखिए वी फाइंड दैट ओमेगा L प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली अगर इंडक्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 0 है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है? ओमेगा L। इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय XL। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? XL से। किससे डिनोट करते हैं? XL से। और XL का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा? XL इक्वल टू आएगा ओमेगा L। XL इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा L आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा L। ओमेगा होता है 2πf, तो हो जाएगा 2πfL। क्या हो जाएगा? 2πfL हो जाएगा। अब हम इसके फेजर डायग्राम की बात करते हैं। आइए देखें इसका फेजर डायग्राम क्या है। आइए अब हम फेजर शो करते हैं कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसमें हम फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है आपका जो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट इससे 90 डिग्री पीछे है तो ये देखिए मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। ये करंट का ग्राफ है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये करंट का है। देखिए जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट 0 है, और जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 है उस समय करंट मैक्सिमम है। फिर जब जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम है, करंट 0 है, तो ये आपका करंट के ग्राफ को शो कर रहा है, ये आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ के ग्राफ को शो कर रहा है। अब अगर हम कोई पॉइंट ये ले लें, यहाँ से कोई वैल्यू ले लें किसी टाइम टी पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये करंट वाले ग्राफ को इस पॉइंट पर कट करेगा। इसको अगर हम पॉइंट P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये P पॉइंट पर कट करेगा। अब हम ग्राफ इसको यहाँ से लग के, ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है, यहाँ पर ये आपका रिप्रेजेंट करेगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ के फेजर को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके अल्टरनेटिंग करंट के फेजर को। ये आपका OA जो है ये करंट का फेजर है, OB आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेजर है। देखिए आपका
इसका फेज एंगल है ओमेगा टी और करंट का है ओमेगा टी माइनस फाइव। ये देखो ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से 90 निकालेंगे तो यहाँ आएंगे, ये ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू है, ये आपका करंट का है। करंट की देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, किससे रिप्रेजेंट है, ओ ए के द्वारा। वोल्टेज की देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, किसके द्वारा रिप्रेजेंट है, ओपी के द्वारा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एंगल कितना है, ओमेगा टी। करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, क्या ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा इसका। अब अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है, तो ये अल्टरनेटिंग अगर वोल्टेज हो गया तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी। या अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम इससे डिनोट करेंगे तो करंट ये हो जाएगी। वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, आगे होता है, करंट 90 डिग्री पीछे होती है। मींस जिस समय वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम हो चुका होता है उस समय करंट जीरो होती है, जिस समय अल्टरनेटिंग वोल्टेज जीरो होता है उस समय करंट मैक्सिमम होती है। अब दोनों साथ साथ मैक्सिमम मिनिमम को नहीं अटेंड करते हैं। तो ये रहा इनका फेजर डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। ओके, अब हम बात करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। क्यों, किसकी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। इसके पहले एक बात और यहाँ पर डिस्कस कर लें कि यहाँ पर जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यहाँ पर XL देखिए, यहाँ पर एक XL डिपेंड कर रहा है L पर। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर L की वैल्यू कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। दूसरा XL की वैल्यू डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी F पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर हम DC की बात करें तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो DC के लिए XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई DC करंट हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट से गुजारें तो वो उसको फ्लो करने देगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा, जीरो हिंड्रेंस होगा और वो आराम से उसमें से फ्लो कर जाएगी, इजीली फ्लो कर जाएगी। और जो है AC की बात करें तो AC के लिए जब AC आपका 50 हर्ट्ज होता है तो इसके लिए XL जो होगा वो आपका ये हो जाएगा 100 पाई L हो जाएगा, तो एक लार्ज वैल्यू आएगी। तो इंडक्टर जो है AC करंट के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि DC करंट के लिए जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक बात और, यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे XL की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर हम करंट की बात करें, करंट की बात करें आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन XL की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मीन्स इंडक्टर का बिहेवियर एक तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, दूसरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप सिर्फ इंडक्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्टिव इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, ये आपका हो गया XL, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब भी हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और DC के लिए इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, उसका रिएक्टेंस जीरो होगा, और AC के लिए लार्ज होगा और इसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। तो अगर अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है तो उस केस में रिएक्टेंस कम होगा, वो सिग्नल आसानी से पास हो जाएगा, ये कहलाएगा लो बैंड पास फिल्टर। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, उस केस में करंट कम होगी, वो सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इंडक्टर का बिहेवियर प्योरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बेसिस पर हम उसे कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा इसकी हम बात करते हैं।